माय नेम इज उज्जवल भट्ट और जो मेरा टॉपिक है वो है बिनाइन बोन ट्यूमर। बिनाइन बोन ट्यूमर के अंदर हम पहले देखेंगे कि ट्यूमर क्या होता है, बोन ट्यूमर क्या होता है, बोन ट्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर हम उसका साइन सिम्टम्स देखेंगे। साइन सिम्टम्स के बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस और फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट। ट्यूमर क्या होता है? अ मास ऑफ अनयूजुअल सेल्स, जहाँ पे सेल्स जनरली प्रेजेंट नहीं होते हैं, अगर वहाँ पे सेल्स की ग्रोथ होने लगे और एक मास या लंप प्रेजेंट हो जाए तो उसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। जैसे कि ये नॉर्मल हाथ है, यहाँ पे कुछ मास प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर इमेज में देखेंगे तो वहाँ पे एक मास ऑफ अनयूजुअल सेल्स प्रेजेंट है। जो ट्यूमर है उसका दूसरा नाम होता है नियोप्लास्ट। अगर हम बोन ट्यूमर की बात करें तो सेम चीज़ होगी, अ मास ऑफ अनयूजुअल सेल्स ग्रोइंग इन अ बोन। बोन के ऊपर अगर वो मास ग्रो होने लगता है तो उसे हम बोन ट्यूमर कहते हैं। बोन ट्यूमर का दूसरा नाम हो जाएगा बोन नियोप्लास्ट। अब जो बोन ट्यूमर है ये दो टाइप्स का होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। जो बिनाइन होता है वो कैंसर कॉज नहीं करता है और जो मैलिग्नेंट होता है वो कैंसर कॉज करता है। जो बिनाइन है जो वो कैंसर नहीं कॉज कर रहा है, यानी कि अगर वो जिस जगह पे हुआ है वो उसी जगह तक कन्फाइंड रहेगा, कोई न्यू लोकेशन तक नहीं फैलेगा। जब वो अपनी ओरिजिनल साइट पे कन्फाइंड है और दूसरी जगह तक नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्लो होगा। अब जब ग्रोथ रेट भी स्लो है और वो फैल भी नहीं रहा है तो उसको हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बिनाइन बोन ट्यूमर। वैसे तो काफ़ी टाइप्स के बिनाइन बोन ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन इस स्लाइड में हम लोग मेनली 4 देखेंगे। पहले हम देखेंगे इनकॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड लास्ट इज एनओएफ। एनओएफ स्टैंड फॉर नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा। अगर हम इनकॉन्ड्रोमा की बात करें तो ये ओरिजिनेट होता है कार्टिलेज से। ये मेनली किन कार्टिलेज को इफेक्ट करता है? जो बोन के अंदर या इनसाइड ऑफ द बोन लाइन के लाइन कर रहे होते हैं। जो इनकॉन्ड्रोमा है वो बेसिकली हाथ पे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको हैंड ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जैक्ट कॉज जो होता है इनकॉन्ड्रोमा का वो अभी तक नोन नहीं। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ बोन। सबसे ज़्यादा ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा ही पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये बोन में भी पाया जाएगा, साथ ही साथ इसमें कार्टिलेज भी इन्वॉल्व होता है। अब ये 10 साल से लेकर के 30 साल के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम लोग इमेजिन करें कि एक 10 साल के इंसान को अगर ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा हो रहा है तो जब तक वो 18 साल का होगा तो उसकी बॉडी ग्रो करेगी। बॉडी ग्रो करेगी तो साथ ही साथ उसके बोन्स भी ग्रो होंगे, यानी कि बोन्स ट्यूमर भी ग्रो होगा, क्योंकि ट्यूमर बोन्स पे भी हो रहा है। अगर हम इन दो इमेज को ध्यान से देखें तो ये सेम पेशेंट की इमेज है, लेकिन पहले वाली इमेज में हमको ट्यूमर थोड़ा छोटा दिख रहा है एज कम्पेयर टू दूसरी वाली इमेज। इसका रीजन ये है कि हमने अभी पढ़ा कि जो ट्यूमर हो रहा है वो बोन में भी हो रहा है और साथ ही साथ कार्टिलेज में भी हो रहा है। तो पहली क्या है, पहली है एक्सरे। एक्सरे में हमको बोन दिख रहा है, लेकिन जो दूसरी इमेज है वो है एमआरआई, उसमें हमको कार्टिलेज भी दिख रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा देखते हैं तो एक्सरे में वो छोटा दिखता है ट्यूमर और एमआरआई में वो बड़ा दिखता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा को हम लोग ट्रू ट्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों सेल इन्वॉल्व होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? न्यू बोन फॉर्मिंग सेल्स, और ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? बोन रीअब्सॉर्बिंग सेल्स। अगर हम इसकी बात करें, इसमें जनरली सबसे ज्यादा होता है लॉन्ग बोन्स में, जैसे कि थाई बोन या शिन बोन में। मेल्स में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, नाइट के समय पेन सबसे ज्यादा होता है हार्मोन इंटरेक्शन की वजह से। पेन को कम करने के लिए हम लोग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी दे देते हैं। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि इसी में यहाँ पे हमको एक कैल्सिफाइड एरिया दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नीडस, जो कि एक्सरे में दिखता है। नेक्स्ट अब आता है एनओएफ। एनओएफ को फुल फॉर्म होता है नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा। इट इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर 20 साल की उम्र 20 साल से नीचे वाली एज ग्रुप में 30 से 40% चांसेस होते हैं इस ट्यूमर के होने के। इसके जो सिम्टम्स है वो काफी कम दिखते हैं, और ये जो एनओएफ है वो डिस्कवर होता है बाय चांस। जैसे कि हमको नी में इंजरी हुई तो हम नी इंजरी के लिए हमने एक्सरे कराया, तब जाके हमको पता चला कि एनओएफ प्रेजेंट है। लास्ट पॉइंट वही है कि मेल्स में ये ज्यादा पाया जाएगा एज कम्पेयर टू फीमेल। फिर आते हैं सिम्टम्स।
सिम्टम पे हमको स्वेलिंग दिखेगी और एक लंप दिखेगा। फिर पेन होगा, पेन सीवियर हो सकता है और समय के साथ साथ बढ़ सकता है। और इसमें पेन है, रेस्टिंग पोजीशन में भी पेन होगा, बेड रेस्ट है तब भी पेन महसूस होगा। दूसरा थर्ड क्या है कि जैसे कि बोन ट्यूमर जो है वो ग्रो कर रहा है। अब बोन ट्यूमर ग्रो करने की वजह से जो बोन है वो वीक हो रही है, उसकी वजह से फ्रैक्चर्स हम लोग को दिखते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि ज़्यादातर केसेस में जो ट्यूमर है उस पर कोई सिम्टम्स हम लोग को दिखते नहीं है। जैसे कि हमने पिछले केस में देखा कि हम किसी और चीज़ के लिए एक्सरे कराया तब जाके हमको पता चला कि ट्यूमर था। नेक्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हो जाएगा ऑस्टियोमाइलाइटिस, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स और जितने भी अभी हम लोग ने टाइप पढ़े थे जैसे कि इनकॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा और एमएफ। डायग्नोसिस में हम फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है, एक्सरे करेंगे, एक्सरे में हमको जैसे नीडल्स टाइप दिख जाएगा, उसमें कैल्सिफाइड एरिया, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई और बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं, हम ट्यूमर वाले हिस्से को काट के अलग कर लेते हैं और उसको लेबोरेटरी में जाके उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अब आता है फिजियोथेरेपी का क्या रोल आता है। फिजियोथेरेपी डायरेक्ट ट्यूमर को नहीं सही कर सकता है, लेकिन उसका रोल आता है पोस्ट फिजियोथेरेपी टेक्निक्स में। पोस्ट फिजियोथेरेपी टेक्निक्स में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से पेशेंट की साथ ही साथ पेशेंट की फैमिली की हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी कर सकते हैं। या पैलिएटिव केयर को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स। सर्जरी हो गई है कि सर्जरी के बाद उसको पेन हो रहा है तो हम पेन को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है, अब पेन को कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं? पेन को ट्रीट करने के लिए हम लोग टेंस यूज कर सकते हैं, ब्रीथ यूज कर सकते हैं और मसाज यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, हम उसको फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे क्योंकि बेड रेस्ट की वजह से और जब उसका कोई पार्ट काट के निकाला जा रहा होता है तो जो पेशेंट है वो मेंटल ट्रॉमा से या डिप्रेशन से डील कर सकता है। और जब भी कोई मेंटल ट्रॉमा या डिप्रेशन से डील करता है तो उसको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, हम सॉफ्ट टिश्यू या थेरेपेटिक मसाज कराएंगे। सॉफ्ट टिश्यू थेरेपेटिक मसाज क्या करता है, वो मसल टेंशन को रिलीज करता है। मसल टेंशन से भी कभी कभी स्ट्रेस और एंजाइटी होता है। मसल टेंशन को कैसे रिलीज करता है? ये एक सेडेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सेडेटिव इफेक्ट गामा अमाइनोब्यूटेनिक एसिड की मदद से कराता है। लास्ट है पैसिव मूवमेंट्स, जिनको बेड रेस्ट दे दिया गया है, कुछ पेशेंट है उनके लिए हम क्या कराएंगे? पैसिव मूवमेंट्स। थैंक यू।